अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का जो आपने बहुत ज़्यादा मेरी आंख के लिए की, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल तौर पे मेरी आंख 5% अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो गई है। क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे 2 हफ्ते रेस्ट का कहा था, तो जिसकी वजह से मैं कोई भी और काम एडिटिंग का नहीं कर सका, लेकिन कोशिश करता रहा कि साथ साथ आपको ऑफ कैमरा स्टोरी सुना सकूं। सच्ची कहानी अभी भी बहुत सारी मौसूल हो रही है, लेकिन एक जुमला जो आज मुझे कई लोगों को लिख के और वॉइस मैसेज में भेजना पड़ा कि जब आप कहानी भेजते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार भी किया करें। जितनी भी कहानी आज तक मुझे मौसूल हुए हैं सबकी सब मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल की हैं। आज भी एक बहन ने कहानी भेजी और उसके बाद फौरी तौर पर शुरू हो गई कि मेरी कहानी कब शामिल होगी, कब होगी। आपने कहानी भेज दी, आपने उसको डिलीट नहीं करना अगर वो वॉइस मैसेज है। इंशाल्लाह उसको मैं नंबर लेके उसका खोल लेता हूँ, उसको नंबर देके उसको सेव कर लेता हूँ। बहुत जल्द फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। सईद खान, अभी उनसे मेरी बात भी हुई है, कैलिफोर्निया USA अमेरिका में रहते हैं। पहले तो काम करते थे, अब वो एक ट्रक ड्राइवर हैं। अभी भी अपने किसी साथी के साथ ट्रक ड्राइव कर रहे थे और साथ में प्ले हुई थी, आवाज़ सुन रहे थे। रोड की तरफ तवज्जो होती है ट्रक चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, तो वो ऑफ कैमरा स्टोरी ही सुन रहे थे। मैंने कहा मदर भाई ये देखें, अभी भी एक नया दोस्त है, उनको इस नशे पे लगाया है, ऑफ कैमरा स्टोरी वाले नशे पे। वो खुदा ना करे दूसरा नशा नहीं, तो ये वो भी दीवाना हो गया और मुसलसल आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुन रहा है। हम दोनों लॉन्ग रूट पे हैं और ये कहानी आपकी सुनते जा रहे हैं। उन्होंने जो कहानी भेजी ये तकरीबन 80 के दौर से पहले की कहानी है। उस वक्त उनको भी तकरीबन ये उन्होंने सुनी है अपने एक दोस्त, उसका नाम मेरे ख्याल में है मजीद खान, मैं अगर गलती नहीं कर रहा, उनके दोस्त का नाम है मजीद, जिससे उन्होंने सुनी थी अमेरिका में ही 2014-15 में। ये एक CNG स्टेशन पे दोनों जॉब करते थे और इनकी नाइट की ड्यूटी होती थी, तो वहीं पे उस लड़के ने अपने इंडिया की एक सच्ची कहानी उनको सुनाई जो आज भी उनको याद है। और उन्होंने जो मुझे सुनाई तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी जो मैं आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। नाम फर्जी रखने जा रहा हूँ उनके कहने पे, लेकिन जो शहर हैं रियल ही रखने जा रहा हूँ। शहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी है बम्बई शहर की, 1980 से पहले की। बहुत कुछ हालात वाक़यात बदल चुके हैं, उस वक्त बहुत कुछ तब्दील था। ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिनके यहाँ 2 बेटियां पैदा हो चुकी थीं। एक ऐसा घर था मियाँ बीवी की, जब आपस में शादी होती है बहुत से सपने ख्वाब देखे होते हैं, सुपने देखे होते हैं, और उनके भी सुपने यही थे कि हमारी कोई चांद जैसा बेटा हो या बेटी हो। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने जो पहली बेटी दी वो वाकई बचपन से ही इस दुनिया में आते ही लोगों को पता लग गया कि कोई चांद उतरा है ज़मीन पे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि घर वालों ने उसका नाम महजबीन रखा। वो बहुत खूबसूरत थी, वो चांद का टुकड़ा थी। माँ बाप अपनी इस बच्ची पे बहुत खुश थे। और फिर कुछ अरसे के बाद एक और बेटी हुई जिसका नाम गुलनाज रखा गया। खूबसूरत तो वो भी थी, लेकिन महजबीन जितनी हसीन नहीं थी। वक्त गुजरता रहा, दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बड़ी हुई कि अब महजबीन 3 साल की थी और उसकी छोटी बहन 1 साल की। अब महजबीन मुसलसल बोलना शुरू हो गई थी। बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो मुसलसल बोलते ही जाते हैं, और महजबीन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो बातें करती रहती, मासूमियत की छोटी छोटी बातें। घर वाले खुश होते। महजबीन के माँ बाप इतने अच्छे थे, इतने अच्छे किरदार के मालिक थे कि उनके इर्द गिर्द जो मोहल्ला था उनसे बहुत ज़्यादा खुश था। वो बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखते थे, प्यार करते थे, और बेटियों की तरबियत भी ऐसी की थी कि सब तारीफ़ किए बगैर ना रह सकते। एक तो चांद का टुकड़ा, हसीन व जमील, और ऊपर से इतनी अच्छी तोतली बातें करने वाली, ख्याल रखने वाली महजबीन। महजबीन मुसलसल जो बातें करती थी, किसी ने भी गौर करने की कोशिश नहीं की। वो इस तरह बातें करती थी जैसे किसी से बात कर रही हो, जैसे किसी से बोल रही हो।
बच्चे अमूमन ऐसा ही करते हैं, जब छोटे होते हैं तो खेल रहे होते हैं तो अपनी गुड़िया से भी बात कर रहे होते हैं, गुड़िया का घर सजा रहे होते हैं। और वो बच्ची भी ऐसी ही करती थी, तो किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें करती कि माँ बाप अगर कान धरते, उन बातों को सुनने की कोशिश करते, तो ऐसा लगता जैसे कोई सहेली है, कोई दोस्त है उसके पास मौजूद है और वो उसके साथ बैठी बातें कर रही है। अगर कभी उसके पास गुड़िया नहीं होती थी तो वो फिर भी जिससे बातें कर रही होती तो वो देखने की कोशिश करते किससे बातें कर रही है, कोई भी नजर ना आता। वो इस बात को आम सी बात लेते जिस तरह बचपन में बच्चे करते हैं, वही एक बात थी। लेकिन अब वो और थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी लफ्ज़ों में इस तरह की कुछ बातें शुरू हो गई कि वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहती है, वो मेरे साथ खेलती है, वो देखो वो सामने खड़ी है, अभी भी मुझसे बातें कर रही है। माँ बाप उस तरफ ध्यान देखते तो सामने कोई भी ना होता और वो अपनी दोस्त सहेली से इस तरह बातें करती जैसे वो खेल रहे हों। मोहल्ले में भी अक्सर वो खेलने के लिए जाती बच्चों के साथ, तो इस तरह वो किसी के साथ खेलना शुरू हो जाती कि मोहल्ले वालों ने भी नोट किया, तो लेकिन सबने इग्नोर यही समझ किया कि अब बच्ची है, इस उम्र में ऐसा होता है। लेकिन बच्चे जब इस तरह की हरकतें करें, किसी और के साथ खेल रहे हों जो नजर ना आ रहा हो, उम्र छोटी हो, तो देख भी लेते हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे खेल रहे हैं, आपस में लगी होगी। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है बच्चे अपने आप से भी बातें कर रहे होते हैं, बोली जा रहे होते हैं, खेली जा रहे होते हैं, तो ये एक आम सी बात थी। लेकिन ये बात आम सी उस दिन नहीं रही जिस दिन उसका कजन और वो झूला झूल रहे थे और उसका कजन आया तो वहां पे महजबीन बैठी झूला झूल रही थी। उसका कजन आया और उसने आके उसको गुस्से से कहा, उतरो, नीचे उतरो, मुझे झूला झूलना है। तो महजबीन ने कहा, नहीं मैं अभी आई हूं, मुझे झूला झूलना है। तो उसने गुस्से से पकड़ के महजबीन को नीचे उतार दिया। उसने महजबीन को नीचे क्या उतारा, जैसे तूफान सा आ गया। वो लड़की इस तरह शदीद गुस्से में आ गई कि उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। उस मासूम बच्चे को लगा जैसे गुस्से में उसका चेहरा खौफनाक हो गया, बदल सा गया। और उसी लम्हे किसी ने बाकायदा तौर पे उस झूले पे बैठे हुए कज़न को पकड़ के इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो नीचे जा गिरा और झूला खुद से हिलना शुरू हो गया। वो समझ चुका था किसी ना नज़र आने वाली मखलूक ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के झूले से उतारा था और उससे झूला छीन लिया था। और सामने खड़ी महजबीन शदीद गुस्से में थी। वो लड़का भागता हुआ अपने घर गया और जाके उसने सारी सूरत हाल, वो बड़ा था महजबीन से, उसने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, बाकायदा मुझे किस चीज़ ने पकड़ के फेंक दिया है, नीचे धक्का दिया है। और महजबीन भी बहुत अजीब हुई है। घर वाले भी उसको देखने के लिए आए तो ये देख के हैरान रह गए कि महजबीन वाकई बहुत अजीब व गरीब, लाल सुर्ख, उसकी आंखें अजीब सी और बहुत ही गुस्से में वो अभी बैठी दोबारा से झूला झूल रही थी। ये वाकया ऐसा था कि जब बच्चे ने जब घर वालों को बताया, घर वालों ने हमसायों को, और बात फैल गई क्योंकि इसमें एक काम अनहोना हुआ था कि एक अनदेखी ताकत ने उस बच्चे को ज़बरदस्ती उतार दिया था और झूला खुद से हिलना शुरू हो गया था। उसके बाद से सब उस लड़की की जो तारीफ़ें करते थे, उसकी खूबसूरती की, उसकी बातों की, उसके किरदार की, किरदार से मुराद बच्चों से जिस तरह प्यार किया जाता है, चुलबुली हो, खूबसूरत हो, शरारती भी हो, अब लोगों ने उस पर निगाह रखनी शुरू की तो उसकी बातें समझ आनी शुरू हो गई। वो कहती थी वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ है, मुझे तंग ना करना वरना तुम्हें वो मारेगी, वो बहुत गुस्से वाली है। इस तरह की बातें सब ने जब सुननी शुरू कर दी तो लोगों को लगा मामला गड़बड़ है। अब यहाँ हुआ, उम्र 5 साल हो गई थी, उसको स्कूल भेजा गया, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो किसी से मुसलसल बातें करती रहती। स्कूल टाइम में अपनी क्लास में पढ़ती, लेकिन वहाँ पे भी उसको टाइम मिलता तो वो किसी से बातें करती, लेकिन ज़्यादा टाइम खामोश ही रहती। ऐसा लगता जो भी उसके साथ है स्कूल टाइम में वो चुप कर जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लास से बाहर निकलती, स्कूल से छुट्टी होती, तो मुसलसल बातें करते हुए वो रास्ता गुजारती और घर वाले परेशान हो जाते। सब बच्चे बताते कि ये किसी से बातें करती रहती है। अब घर वालों ने बहुत गौर व फिक्र किया तो वाकई मामला ऐसा ही था। वो मुसलसल किसी ने बातें कर रही थी, किसी से खेल रही थी, कोई था या थी जिसके साथ वो मुसलसल इन्वॉल्व थी।
घर वाले परेशान हुए, वक्त बढ़ा और जब ये मामला सीरियस हद तक उनको समझ आया कि नहीं, हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके बताया कि बच्ची तो बिल्कुल फिट है, उसके साथ ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, ना ही दिमागी तौर पे बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है दिमाग की, बच्चे का दिमाग छोटा रह जाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल फिट है ये। और फिर भी जब उसकी हालत ऐसी रही तो फिर उन्होंने किसी ऐसे नेक बंदे को ढूंढने की कोशिश की जिसके पास महजबीन का इलाज हो, कि महजबीन उस अनदेखी ताकत से बातें करना छोड़ दे। वो एक पीर के पास जब महजबीन को लेके गए तो पीर ने महजबीन को देखते ही कहा, इस बच्ची को मेरे पास लेके आओ। उस बच्ची को पास बिठा के उसके सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद जब आंखें खोली तो बोले, बहुत ही ताकतवर जिन है, अभी छोटी उम्र का है, उसके बावजूद बहुत ही ताकतवर है, जो इस पे फिदा हो गया है। वही हर वक्त इसके साथ बातें करता रहता है। वो एक जिन ज़ादा है। मैं अपने इल्म की मदद से जितनी भी कोशिश करूं तो सिर्फ इतना कर सकता हूं कि एक तावीज़ बना के आपको देता हूं, और वो तावीज़ जब तक उसके गले में रहेगा, वो इसके इर्द गिर्द तो मौजूद रहेगा लेकिन इसके पास नहीं आ सकेगा, इससे बातें नहीं कर सकेगा, दूर दूर रहेगा फिर भी इसके साथ मैं उसको हटा नहीं सकता। अपनी इल्म की मदद से सिर्फ एक तावीज़ बना के दे सकता हूं कि ये उससे बातें करे, उससे बातें ना करे, लेकिन वो दूर दूर रहेगा, इसको नजर नहीं आएगा, वो मौजूद होगा। अभी ये उसको देख रही है, उससे बातें कर रही है। उन्होंने पढ़ाई की, एक तावीज़ बना के दिया और वालिदैन से हिदायत की कि इसको गले से कभी उतारना मत। उसके गले में डाल दिया गया और कहा अब इसको वो जिन ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये मत समझिएगा वो मौजूद नहीं है, वो हमेशा इसके इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। इसको कोई बहुत पहुंचा हुआ होगा तो निकाल सकेगा, वरना इसको निकालना भगाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अटैच हो चुका है इसके साथ। महजबीन को लेके घर आ गए, लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में ये बात मशहूर हो चुकी थी, महजबीन के साथ कोई जिन रहता है। उस बच्चे ने जब से ये वाकया सुनाया था, सब महजबीन से दूर दूर रहना शुरू हो गए थे। महजबीन बड़ी होती गई, लेकिन वो इसके साथ कोई जिन है ये बात सबके दिलों में नक्श हो गई। इसके बावजूद कि उसके गले में हर वक्त तावीज़ था, अब वो उस तरह बातें भी नहीं करती थी, लेकिन उसके साथ फिर भी सब यही सोचते थे, इससे दूर रहो, इसके साथ जिन है, इसके साथ जिनात का मसला है, ये बहुत खूबसूरत है तो लगता है इसके साथ कोई जिन भी है। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि वक्त इस तरह पर लगा के उड़ा कि दोनों बहनें जवान हो गई, महजबीन भी और गुलनाज भी। वहीं पे जितने भी रिश्ते आते और उनको पता लगता महजबीन के बारे में, मोहल्ले वालों से कि इसके साथ कोई जिन रहता है, तो वो फौरी तौर पर रिश्ता छोड़ के चले जाते। और वक्त ऐसा आया कि माँ बाप ने महजबीन का रिश्ता देखना ही छोड़ दिया, खुद ही मना कर देते। पता था कि जो भी आएगा वक्त ज़ाय होगा, एंड पे होना यही है, वो इनकार करके चले जाएंगे, तो बेहतर है पहले ही इनको इनकार कर देते हैं। कुछ अरसे बाद एक रिश्ता आया छोटी बहन गुलनाज के लिए। लड़के वाले लड़की को देखने के लिए घर आए, बैठे, उनकी चाय से तवाज़ो की गई, चाय बिस्किट जिस तरह एक बैठा जाता है। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और जब गुलनाज के बारे में बताया गया कि अभी वो पढ़ रही है, उसकी उम्र 15 साल है, तो जो लड़का था वो एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी उसकी इनकम थी, शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा था, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, खूबसूरत नौजवान था। रिहान को जब इस बात का पता लगा कि लड़की की उम्र अभी ये है और वो पढ़ रही है, तो उसने कहा नहीं। वहीं पे बैठे उसने कह दिया, मैं माजरत खा हूं, मुझे पता नहीं था इस बात का, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इस लड़की की उम्र बहुत छोटी है, इसलिए मैं इस शादी से इनकार करता हूं। अपने माँ बाप की तरफ उसने इशारा किया, उठिए। माँ थी, बाप तो था नहीं उसका, कि माँ चलिए, हमें इस घर से चलना है। अभी उठ के खड़े ही हुए थे कि वहीं पे ही
माहजबीन कमरे में दाखिल हुई। रिहान की निगाह जैसे ही माहजबीन पे पड़ी तो वो बोल पड़ा, क्या यही गुलनाज है? उन्होंने कहा, नहीं, ये गुलनाज नहीं, उसकी बड़ी बहन है। तो उसने कहा, क्या इसका रिश्ता हो चुका है कहीं पे? उन्होंने कहा, नहीं, इसका रिश्ता नहीं हुआ। तो उसने कहा, क्या मैं इससे शादी कर सकता हूं? महाजबीन के वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे इशारों, आंखों ही आंखों में पूछ रहे हो क्या जवाब दें। आखिर बेटी तो ब्यानी ही थी, वो भी थक चुके थे लोगों के ताने सुन सुन के। उन्होंने गर्दन हाँ में हिला दी कि हाँ, आप शादी कर सकते हो। यूं रिहान और गुलनाज माहजबीन का रिश्ता पक्का हो गया। क्योंकि ये दूर से आए थे, इसलिए लोगों की बातें, मोहल्ले वालों की बातें उन तक ना पहुंच सकी। वालिदैन भी माहजबीन के खामोश रहे कि बस ये रिश्ता हो जाए। वैसे भी वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का था, वो इन तोहमात पे, जिनों भूतों और इस तरह की बातों पे यकीन नहीं रखता था। तारीख एक मंगनी की रखी गई, मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। माहजबीन भी बहुत खुश थी, आज पहली दफ़ा उसको यकीन हो चला था अब उसकी भी शादी होगी, उसको भी पसंद कर लिया गया है। वरना उसको इतना पता था, जो भी रिश्ता देखने के लिए आता था इनकार करके चला जाता था। जिस तरह कहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह, यही हुआ। फौरी तौर पे मंगनी की गई और उसकी फौरी बाद ही तारीख रख दी गई माहजबीन और रिहान की शादी की। मोहल्ले वालों को जब पता लगा कि मामला यहां तक है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उनको बता दिया गया कि रिहान ना सिर्फ पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, बल्कि वो इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करता। तो मोहल्ले वालों को भी थोड़ी सी नाउमीदी और मायूसी हुई। तो उन्होंने कहा, चलो हो रहा है रिश्ता तो होने दो। और यूं धूमधाम से शादी हुई रिहान और खूबसूरत हसीन और जमील माहजबीन की। रिहान अपनी माहजबीन को ब्याह के अपने घर ले गया। बहुत लंबा टाइम गुजर चुका था, गले में उसके तावीज़ था। उसके बाद उसको कभी भी वो जिन ज़्यादा नज़र नहीं आया था जिसको वो बचपन में देखती थी, जिससे बातें करती थी, जिसके साथ खेलती थी। तावीज़ पहनने के बाद माना कि उसको नज़र नहीं आया था, लेकिन लोगों की बातें ऐसी थीं जिससे उसको अंदाज़ा होता था कि अभी भी लोग उससे दूर भागते हैं, उसको जिन ज़दा समझते हैं, उसको कोई अजीब मखलूक समझते हैं। लेकिन आज वो बहुत खुश थी, वो ब्याह के किसी के घर जा रही थी। लेकिन पीर ने कहा था वो इसको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो इसके मौजूद करीब ज़रूर रहेगा, वो इसको छोड़ेगा नहीं। उसने कहा था, मेरा इल्म इतना नहीं है मैं इसको भगा सकूं, हाँ इतना ज़रूर कर सकता हूं, इसको नज़र आना बंद हो जाए और ये उससे बातचीत करना बंद हो जाए। लेकिन वो मौजूद था, जब मंगनी हो रही थी वो तब भी मौजूद था, जब शादी धूमधाम से हो रही थी वो तब भी इर्द गिर्द मौजूद था। वो बहुत ताकतवर था, वक्त के इंतज़ार में था कि वक्त आए तो वो फिर से इस शादी को तोड़ सके, माहजबीन को बचा सके रिहान से, क्योंकि वो समझता था ये मेरी है और सिर्फ मेरे लिए बनी है। माहजबीन आज अपने घर में मौजूद थी, जहां पे ब्याह के वो आई थी, अपने शौहर के साथ थी। रिहान की माँ, रिहान, दोनों बहुत खुश थे। पढ़ी लिखी और इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ रिहान की शादी हुई थी। लेकिन वो जो इर्द गिर्द मौजूद था वो मौके की तलाश में था, वो इसी इंतज़ार में था कि माहजबीन शादी वाले घर में वो हंगामा बर्पा नहीं कर सकता था, कोई चालबाजी नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो तैयार हो चुका था। आज माहजबीन और रिहान की सुहाग रात थी। वो दोनों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। धीरे धीरे दिल की बातें एक दूसरे को बता रहे थे। माहजबीन इतना जान चुकी थी जिस बंदे से उसकी शादी हुई है बहुत ही दिल का अच्छा, पढ़ा लिखा और बहुत ही नाइस सुलझा हुआ शख्स है। वो अपनी इस खुशी पे बहुत खुश थी। अभी उस कमरे में बैठे हुए बातें करते हुए उनको कोई 2 सवा 2 घंटे ही हुए थे
कि उनको घर के बाहर से चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हुई। कोई बाहर ऊंचा ऊंचा चीख रहा था। एकदम से रेहान डर गया, परेशान हो गया कि क्या हुआ है। जल्दी से उसने अपना दरवाज़ा खोला, बाहर आया तो उसके घर से आवाज़ नहीं आ रही थी, घर के बाहर से आवाज़ आ रही थी। जल्दी से घर का दरवाज़ा खोल के वो अपने घर से बाहर जब निकला तो उसको पता लगा सामने जो एक कच्चा सा मकान था किसी का, थोड़े ही फासले पे, उसको किसी ने आग लगा दी थी और उस घर में रहने वाली बेचारी गरीब औरत चीखें मार के रो रही थी। उसके चीखें और रोने की वजह से सिर्फ रेहान परेशान नहीं हुआ था, मोहल्ले वाले और भी आ गए थे। तो सब ने मिल के उस आग को बुझाने की कोशिश की, उस औरत को दिलासा देने की कोशिश की, और आग बुझाते ये काम करते करते काफ़ी टाइम लग गया। दूल्हा रेहान जब अपनी सुहाग रात के लिए वापस कमरे में पहुंचा, महजबीन सो चुकी थी। खूबसूरत चेहरे वाली महजबीन को इतना प्यार से उसने देखा, वो सो रही थी। सोते हुए कोई परी लग रही थी। उसने जब देखा उसकी परी सो चुकी है तो वो भी उसके साथ सो गया। सुबह हुई, दूल्हा दुल्हन ने नाश्ता किया। सारा दिन बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बातें करते हुए, प्लानिंग करते हुए, ज़िंदगी की शुरुआत के ये जो दिन होते हैं शादी के, ख्वाब बुनने, ख्वाहिशात, प्लानिंग करने में गुजर जाते हैं। और वो भी सारा दिन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते रहे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, यहाँ तक के रात आ गई। और रात को वो जो दूर इर्द गिर्द मौजूद था, उस तावीज़ की वजह से पास नहीं आ सकता था, जिसने कल रात किसी के घर को आग लगा के उनको दूर रखा था मिलाप से, आज फिर वो बेचैन था। आज फिर जब वो दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में मौजूद बातें कर रहे थे तो थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पे नॉक हुआ। रेहान ने उठ के दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं है। उसने कहा शायद हवा चल रही है या क्या हुआ है। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी बीवी के पास जाके बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। इस दफ़ा दरवाज़ा क्लियर खटखटाया गया था। दोबारा से उठ के उसने दरवाजे को देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। इस दफ़ा उसने दरवाजे को अच्छी तरीके चेक किया, क्या हवा है, क्या है, दरवाज़ा क्यों इस तरह खटखटाया जा रहा है। तसल्ली करने के बाद जब दोबारा बिस्तर पे जाके बैठा तो फिर से थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो गुस्से से उठा कि कौन है, माँ मेरी इस तरह कर नहीं सकती, कौन शरारत कर रहा है इस तरह की, मोहल्ले का बंदा भी नहीं आ सकता, क्या मसला है। वो उठ के आया, इधर उधर उधर हर जगह वो देखता रहा, लेकिन कहीं पे कुछ भी नज़र ना आया। तकरीबन इधर उधर देखते उसको 8-10 मिनट लग गए। जब वापस आया देखा तो उसकी परी, जो सोते हुए परी लगती थी, हसीनो जमीन महजबीन, वो हसीनो जमील महजबीन फिर सो चुकी थी। उसने कहा वाह रे किस्मत, फिर सो गई, जगाना मुनासिब नहीं समझता, सोने दो, कल बात करेंगे। वो उसके साथ फिर से लेट गया। जो दरवाज़ा खटखटा रहा था ये वही था जो चाहता था किसी भी तरीके इन दोनों को दूर रख सके। अभी तक वो खुल के सामने नहीं आया था, लेकिन वो मुसलसल प्लानिंग में था। दिन गुजर गया, आज फिर तीसरी रात थी। आज वो कुछ करने का फैसला कर चुका था। जब मियाँ बीवी आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के करीब होने लगे तो उसको एक चीख की आवाज़ सुनाई दी रेहान को, और ये चीख किसी और की नहीं, उसकी माँ की चीखने की आवाज़ थी। वो जल्दी से उठा और भागते हुए बाहर आया तो उसने देखा उसकी माँ गिर चुकी है ज़मीन पे और उसको चोट लग गई है बहुत बुरी तरीके से। महजबीन भी पीछे भागती हुई आ गई, उसकी सास की चीखने की आवाज़ थी। दोनों ने मिलके माँ को उठाया, बिस्तर पे लिटाया तो उसने बताया पता नहीं अचानक क्या हुआ है, मैं उठी हूँ और एकदम से मेरा पाँव जैसे किसी ने पकड़ा हो या स्लिप हुआ हो, मैं गिरी हूँ और मुझे कमर पे काफ़ी चोट लग गई है। अब कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि माँ खुद से उठ बैठ नहीं पा रही थी। माँ ने कहा अभी तो मैं ठीक हूँ, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लोग आराम करें। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ के पास काफ़ी देर बैठा रहा, दुल्हन भी बैठी रही, और जब वो उठ के गए तो माँ की वजह से वो काफ़ी परेशान था। जाते ही वो दोनों सो गए।
अगले दिन वो अपनी माँ को रेहान डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने कहा इनको केयर की ज़रूरत है, अभी कुछ दिन ये उठने बैठने से परहेज़ करें। घर में कोई खातून है तो उसको कहें वो इनको वॉशरूम वगैरह लेके जाए और उनका ख्याल रखा जाए। अब महाजबीन की ड्यूटी ये लगा दी गई कि वो रात को अपनी सास के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू हो गई कि रात को कहीं इनको वॉशरूम की ज़रूरत पेश है तो मैं लेके जाऊँ। वो मुस्कुरा रहा था अपनी चाल पे जिसने धक्का देके उसकी माँ को गिरा रहा था कि अभी कुछ दिन तक ये उसी की केयर करेगी, अपने शोहर के पास नहीं जा पाएगी। और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था कि रेहान जिस ऑफिस में जॉब करता था दिल्ली के अंदर, छुट्टियां लेके मुंबई में आया हुआ था, उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएं और वो वापस चला जाए। वो इस वजह से मियाँ बीवी को करीब नहीं आने दे रहा था। कुछ दिन इसी तरह सास की केयर करते हुए गुजर गए। अम्मा बेहतर हो चुकी थी, वॉशरूम वगैरह चल के जा सकती थी। एक रात फिर से दोनों मियाँ बीवी इस तरह कमरे में थे कि बाहर से फिर किसी के चीखने की आवाज़ आई। रेहान उलझा हुआ, परेशान सा हुआ कि ये क्या हो रहा है। एक के बाद एक उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर आया, देखा, ढूंढा कौन चीखा, किसकी आवाज़ थी, कहाँ से आवाज़ थी, कुछ भी उसको पता ना लग सका। झंझलाया हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये देख के हैरान रह गया, महजबीन कमरे में नहीं थी। उसने कहा शायद वॉशरूम होगी, देखा वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है और एकदम से लाइट चली गई। परेशान सा हो गया, महजबीन कहाँ गई है? रात के इस पहर वो जाती नहीं है। माँ भी ठीक है कि माँ को ज़रूरत भी नहीं है, तो अगर जाती मुझे बता के जाती है, कहाँ गई है? वो महजबीन को ढूंढना शुरू हो गया। आवाज़ें नहीं दे रहा था इसलिए कि माँ ना जाग जाए। उसने लालटेन उठाई और एक कमरे से दूसरे कमरे में महजबीन को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे घर में ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गया क्योंकि घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। बाहर वो गली में भी नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? छत का दरवाज़ा भी ऊपर से बंद था। यहाँ तक कि अब आखिरी स्टोर रूम बचा था जहाँ पे वो लालटेन उठाए महजबीन को ढूंढने के लिए दीवाना वार स्टोर की तरफ जा रहा था। वो जैसे ही स्टोर के पास पहुंचा तो उसने देखा स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ है जो अमूमन बंद रहता था। उसने हाथ जैसे ही टच किया तो दरवाज़ा आवाज़ पैदा करता हुआ मज़ीद खुल गया, क्योंकि अक्सर स्टोर के जो दरवाजे होते हैं मुसलसल बंद रहने से जंग आलूद हो जाते हैं, उनमें से आवाज़ पैदा होती है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी महजबीन बिल्कुल सामने स्टोर में दीवार की उस तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। वो एकदम से परेशान हो गया कि क्या हुआ है, महजबीन इस वक्त रात के इस पहर यहाँ पे क्या कर रही है? उसने कहा महजबीन, कोई आवाज़ ना मिला। तो वो बिल्कुल करीब गया महजबीन के। जैसे ही कंधे पे उसने हाथ रखा, उसी लम्हे महजबीन जब उसकी तरफ मुड़ी है तो वो दिलेर, पढ़ा लिखा, वहम, तोहमात, इन बातों पे यकीन ना करने वाला एकदम से डर गया, क्योंकि सामने महजबीन तो थी लेकिन उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं, उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। जो उसके बंधे हुए बाल थे इस वक्त खुले हुए थे और उसके खुले हुए बाल बहुत ही डरावने लग रहे थे। और जिस अंदाज में उसने उसको देखा था तो उसकी आंखें जितनी भयानक खौफनाक थी, उसका चेहरा जिस तरह अजीबो गरीब बाल और अजीब सा उसका हुलिया हो चुका था। उसने ऐसा रूप देखा था जैसे कोई बहुत ही भयानक डाइन हो मेरे सामने। तो वो चीख मार के भाग पड़ा। इस ज़िंदगी का पहला मौका था कि उसकी आंखों ने कुछ खुद से देखा था। वो मानता नहीं था कि ये बातें होती हैं, वहम होता है, होता कुछ नहीं। लेकिन आज जब उसने इस तरह का भयानक चेहरा देखा तो वो चीख मार के भाग पड़ा। और जैसे ही भागा तो अभी कुछ दूर ही भागता हुआ गया था तो कोई चीज़ उसके साथ आके टकराई और इतने ज़ोर से टकराई कि वो भी ज़मीन पे गिर गया। और जो चीज़ टकराई थी वो भी ज़मीन पे गिर गई। तो उसने उसी वक्त देखा महजबीन ही थी जो उससे भागते हुए आके टकराई थी अंधेरे की वजह से।
वो ज़मीन पे गिरी पड़ी थी और बेहोश हो चुकी थी। उसी लम्हे उसने महजबीन की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका था। उसके चेहरे पे कोई पहले की तरह भयानकपन या खौफनाकी नहीं थी। उसने महजबीन को उठा के बिस्तर पे ले गया। वो बेहोश थी। वो कुछ देर उसकी केयर करता रहा, पानी उस पर डालता रहा, उसको जगाने की, होश में लाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि महजबीन होश में आ गई और आंखें खोलते ही उसने पूछा, क्या हुआ है मुझे? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरे ऊपर इस तरह क्यों झुके हुए हैं? और साथ ही महजबीन ने कहा, मेरे सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। तो वो समझ गया कि टकराने की वजह से जब वो गिरी थी तो उसको चोटें लग चुकी हैं। उस रात तो वो सो गया, लेकिन फैसला कर चुका था सुबह मैं डॉक्टर के पास इसको चेक भी कराऊं। और ये रात मैंने क्या भयानक मंजर देखा है। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था, वो कोई वहम था, या वाकई महजबीन उस वक्त मुझे भयानक क्यों नजर आई है? क्या अंधेरी की वजह से हुआ है? क्या जो मैंने लालटेन पकड़ी हुई थी उसकी वजह से उसका चेहरा इस तरह भयानक नजर आया है? लेकिन क्या था ये? उसकी आंखें इतनी लाल क्यों थीं? उसका चेहरा इतना भयानक क्यों उस वक्त मुझे नजर आ रहा था? सो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया और उसने कहा, इसको रेस्ट की ज़रूरत है, ये स्ट्रेस में है, दिमागी तौर पे बहुत परेशान है, इसको कोशिश करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और इसको रेस्ट करने दें, जितना हो सके इसका ख्याल रखें। महजबीन को लेके घर आ गया था और अब महजबीन बेड रेस्ट पे थी। मतलब मियाँ बीवी के जो एक ताल्लुकात कायम होते हैं अब वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो बाथरूम भी उठ के खुद से नहीं जा सकती थी। उसको काफ़ी जो चोटें आई थी उनको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगना था। तो डॉक्टर ने कहा था अभी इनको रेस्ट करने दें, इनको कोई मज़ीद कोई बात या कोई ऐसी काम ना करें जिससे ये स्ट्रेस में आए। तो इसलिए अब रिहान उसकी केयर करने में लगा हुआ था कि मज़ीद ये परेशान ना हो या स्ट्रेस में ना आए। और उसका ख्याल करते करते वक्त का पता ही ना लगा। रिहान छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। रिहान के वापस जाने का टाइम हो चुका था। उसको दिल्ली पहुंचना था और जाके ऑफिस को ज्वाइन करना था। वो जिस महजबीन को अपने घर ब्याह के लाया था, पै दर पै ऐसे हालात बदले थे कि वो अपनी बीवी के करीब तक नहीं जा सका था। और ये कह के अब तैयारी कर रहा था, अपना बैग बना रहा था कि फिर से जल्द ही छुट्टी लेके मैं आता हूँ तो फिर कहीं घूमने फिरने चलते हैं। महजबीन भी बहुत उदास थी कि बहुत शॉर्ट टाइम शौहर के साथ गुजरा है और वाकई वो भी नहीं जानती थी कि किस तरह की उलझी हुई कहानियाँ, पहेलियाँ, ड्रामेबाजियाँ ये होती रही हैं जिसकी वजह से वो मियाँ बीवी सुख का सांस ही नहीं गुजार सके। उसने अपना बैग बांधा, महजबीन ने उसको खुदाफिज किया और वो घर से रवाना हो गया। उसने ट्रेन के ज़रिए अपने ऑफिस पहुंचना था। जो अपनी चाल में कामयाब हो गया था, वो जिन ज़्यादा रिहान को जाते हुए जहां कहके लगा रहा था, खुश हो रहा था, वहीं पे वो जानता था कि अब वो अपनी महजबीन को हासिल कर लेगा। उसके लिए वो पूरी प्लानिंग कर चुका था। पहला काम उसने ये किया कि जैसे ही रिहान ट्रेन के अंदर जाके बैठा तो वहां पे वो उसने कहा, इसको इस तरह मैं उलझा दूं कि ये पागल सा हो जाए, इसको मैं नीम पागल सा कर दूं। तो उसके सामने इस तरह का मंजर उसने खींच दिया ट्रेन के अंदर ही कि वो बैठा था कि उसकी आंखें सामने की तरफ देख रही थी। तो उसने देखा जो ऊपर एक औरत बैठी हुई है, उसने बच्चा उठाया हुआ है, वो अपने बच्चे को काटना शुरू कर देती है। वो परेशान हो गया, ये औरत क्या कर रही है? कि वहीं पे उसने देखा कि उस औरत ने बाकायदा अपने दांत बच्चे के अंदर गाड़ दिए और उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। वो एकदम से अपनी सीट से उठा, चीखता हुआ कि ये क्या कर रही हैं आप? पास गया तो पास कुछ भी नहीं था, ना कोई औरत ना कोई बच्चा। उसको एकदम से अपने दिमाग पे झंझलाहट सी हुई कि ये मुझे क्या हुआ, ये मैं तो क्या देखा है, क्या था ये? अजीब सा हो गया। वापस अपनी सीट पे बैठ गया कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, ये मैं कैसी हरकत की है, लेकिन मुझे तो नजर आया था। अभी वो बैठा ही था कि फिर से वही मंजर उसकी आंखों के सामने था। औरत थी, बच्चा उसके पास था और वो उसको उसी तरह फिर दांत गाड़ने जा रही थी। अब उसने देखा ये वहम नहीं है, ये तो मेरे सामने मौजूद है। उसने आंखों को इस तरह झपका और फिर से देखा क्या वहम है या सामने मौजूद है। सामने औरत मौजूद थी और वो इस तरह बच्चे को काट रही थी। फिर वो उसको बचाने के लिए उठा, लेकिन जाते ही पास जब पहुंचा तो वो फिर से गायब हो गई। और ये बार बार मंजर उसकी आंखों के सामने हो रहा था। वो 2-3 दफ़ा ऐसे उठा और वो गायब हो गई। सिर्फ फ़र्क ये था, पहली दफ़ा वो चीख के उठा था कि ये क्या कर रही हैं आप,
दूसरी दफ़ा वो खामोशी से उठा, तीसरी दफ़ा भी अब उसके दिमाग में आ चुका था मैं उठूँगा तो वो गायब हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तीसरी दफ़ा उठा, वो गायब हो गई। चौथी दफ़ा फिर उसको नज़र आ रहा था, फिर वो उठा नहीं, बैठा रहा, देखता रहा वो क्या कर रही है, यहाँ तक कि उसने देखा कि उसने उसकी एक पूरी टांग तोड़ दी है। उसके दिल में बहुत बेचैनी महसूस हुई, मैं बैठा देख रहा हूँ, मैं बच्चे को बचा क्यों नहीं रहा। और जैसे ही फिर चौथी दफ़ा उठा तो फिर मंजर गायब हो गया। उसने मुंह फेर लिया, अपनी सीट वो छोड़ दी कि नहीं, मुझे इस जगह पे बैठना ही नहीं है। ऐसी जगह पे बैठा जहाँ पे ज़्यादा रश था, ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, और इस तरह उसने अपना सफ़र गुजारा। रेहान को इस तरह के हालात से वो जिन ज़्यादा उलझा के उसने अगली जो उसकी प्लानिंग थी, रेहान जैसे ही ट्रेन में बैठा उसने उसको वहाँ पे उलझा दिया, और साथ ही रेहान का रूप धार के, बिल्कुल जिसामत, शक्ल सूरत रेहान की बना के वो घर में दाखिल हुआ। उसने बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया तो महजबीन ने दरवाज़ा खोला और रेहान को बैग समेत देख के परेशान हो गई और कहा, क्या हुआ आपको, सब खैरियत? तो बिल्कुल रेहान की आवाज़ में, जो बिल्कुल उसकी कॉपी बन चुका था, बोला, मैं रास्ते में ही था कि बॉस की मुझे कॉल आ गई। रास्ते में ही था, मेरा दोस्त मिला और उसने मुझे बताया कि बॉस ने तुम्हें मज़ीद छुट्टियां जो हैं वो दे दी हुई हैं, और उन्होंने कहा कि उसको कहो मज़ीद कुछ दिन अगर रेस्ट करना चाहता है वो गुजार ले, कोई बात नहीं, काम बाद में आके कर ले। तो मैंने उस दोस्त से पूछा, तो मजाक करे? उसने कहा, नहीं, मुझे बॉस ने तुम्हारे पास स्पेशली मैसेज दे के भेजा ही है, तुम अभी रास्ते में ही थे, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था ये बात पहुंचाने के लिए कि तुम मिल गए, क्योंकि मैं भी छुट्टियों के लिए आया हूँ। वो जो दोस्त था वो भी उसी के मोहल्ले में रहता था, तो उसको स्पेशल मैसेज देने आ रहा था। उसने कहा, जब मैंने मैसेज सुना तो मैं खुशी से घर आ गया। बीवी ने उसको खुशी से वेलकम किया। सीधा माँ के कमरे में पहुंचा। महजबीन भी खुश थी कि मैं उदास हो गई थी, मेरा शौहर चला गया, चलो मेरा शौहर आ गया। जब माँ के कमरे में गया तो माँ के जो अल्फाज थे वो बहुत ही अजीब थे। माँ ने कहा, बेटा तुम तो चले गए थे, तुम मुझे किस डाइन के पास छोड़ के चले गए थे? एकदम से रेहान ने कहा, माँ आप ये क्या कह रही हैं? रेहान को जैसे एकदम से गुस्सा आ गया। उसने कहा, बेटा तुम नहीं जानती, मुझे अब पता लगा है, ये कोई लड़की नहीं है, ये डाइन है, डाइन। मैंने इसका डाइन वाला रूप देख लिया है, इसका बहुत ही भयानक रूप है। मैंने तुम्हारे जाने के बाद रात के टाइम में लेटी हुई थी एक दिन, जब ये मेरी ख्याल करती थी, और मैं जब बीमार थी, मैं नहीं जा सकती, तुम्हें बताया नहीं, लेकिन एक रात मैंने इसका चेहरा देखा था तो बहुत ही खौफनाक और भयानक चेहरा था। मैं डर गई थी, तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर हौसला नहीं हो सका था। जब तुम चले गए तो मैं पछता रही थी कि ये क्या किया मैंने, अपने बेटे को क्यों नहीं बताया, वो तो मुझे डाइन के पास छोड़ के जा रहा है। ये जुमला सुनना ही था कि रेहान को एकदम से गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रही हैं माँ आप, ये मेरी बीवी को आप डाइन कह रही हैं? आपकी जुर्रत कैसी हुई मेरी बीवी को डाइन कहने की? खबरदार, आज के बाद अगर आपने मेरी बीवी को डाइन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो इतने सख्त जुमले बोल रहा था, जहां माँ हैरान हो के अपने बेटे को देख रही थी, वहीं पे महजबीन भी परेशान थी कि फर्मा बरदार माँ का बेटा, जिसने कभी ऊंची आवाज में माँ से बात नहीं की थी, आज इतने तल्ख जुमले बोल रहा था कि वो भी डर सी गई। क्या हो गया रेहान को? रेहान इस तरह कैसे अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में और इतनी बदतमीजी कर सकता है? उसने माँ के साथ शदीद बदतमीजी की, और उसके बाद माँ को धमकियां देता हुआ कि मैं आपके मुंह से फिर ये कभी जुमला ना सुनूं, अगर ऐसा फिर आपने किया तो मेरा हाथ भी उठ सकता है आप पे। और ये आखिरी जुमला था जो वो बोल के जब कमरे से निकला तो महजबीन भी जल्दी से कमरे में चली गई। वो ये जुमला सुन चुकी थी कि मेरा हाथ भी उठ सकता है। ये रेहान तो इस तरह कहता ही नहीं था। क्या हो गया रेहान को? रेहान उसके पीछे पीछे आ गया। पहले वो कमरे के अंदर जा रही थी, जब देखा रेहान आ रहा है तो वो किचन की तरफ चली गई। रेहान भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसका गुस्सा खत्म हो चुका था। वो बहुत ही रोमांटिक मूड में आ चुका था। वो अपनी बीवी के करीब पहुंचते ही इतना रोमांटिक हो गया कि उससे इस तरह बात करना शुरू हो गया, वो उसके साथ चिपकना शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि रेहान दीवाना हो चुका है अपनी बीवी का, इंतहा का दीवाना। वो काम करने के लिए जहां जहां जा रही थी उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसके बालों को सूंघ रहा था। कभी
कहका लगाता, कभी खुश होता, कभी उसको गले लगा लेता और कभी फिर उसके बालों को सूंघता। वो दीवानावार अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और हैरान थी कि उसके शौहर को अचानक हुआ क्या है। तो वो बोला, परेशान मत हो, मैं भी जा रहा था तो मेरे दिल में एक बोझ था कि मैंने अपनी बीवी से इतना मोहब्बत करता हूँ, मैं इजहार क्यों नहीं कर सका, मैंने क्यों अपने जज्बात पे कंट्रोल रखा। तो मैं अब अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख रहा। माँ के साथ भी मैंने इसलिए बदतमीज़ी की कि उसने तुम्हारे लिए डाइन का लफ्ज़ यूज़ किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। हाँ, पहली दफ़ा तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे इश्क हो गया था और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ किचन में लगा रहा, यहाँ तक कि उस रिहान ने, जो असल में रूप धारे वो जिन ज़्यादा था, उस रात महजबीन के साथ महजबीन को हासिल कर लिया। वो जो दूल्हा और दुल्हन आपस में एक ताल्लुक़ कायम नहीं कर सके थे, उस रात उनके बीच में ताल्लुक़ कायम हो गया। सिर्फ रिहान जानता था कि वो रूप धारे जिन ज़्यादा है। महजबीन को इस बात का पता नहीं था और उसने भी अपनी तरफ से भरपूर इस तरह की प्लानिंग और कोशिश की कि उसको शक भी ना गुजरे कि वो कोई रिहान नहीं बल्कि जिन ज़्यादा है जो रूप धारे हुए है। उधर रिहान जब पहुंचा अपने ऑफिस में तो उसने जाते ही ये बात अपने कुलीग को बताई और कहा कि यार मेरे साथ एक मसला हुआ है, ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मैं समझ नहीं सका क्या हुआ है। उसने पूरी कहानी ट्रेन वाली बता दी। तो उसके दोस्त ने कहा, यार मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ जो बहुत ही नेक हैं, अल्लाह वाले हैं, ऐसा करो आज थके हुए हैं, कल उनकी तरफ चलते हैं। उसने कहा ठीक है यार, कल मुझे लाजमी उनके पास जाना है, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगले दिन वो दोनों, उसका दोस्त और रिहान, बुज़ुर्ग के पास बैठे हुए थे। बुज़ुर्ग ने आने की वजह पूछी तो उस दोस्त ने बताया, मेरे दोस्त के साथ कल ट्रेन में ये वाले वाक़यात हुए हैं, वो बहुत परेशान है, आप अल्लाह वाले हैं, रूहानियत से आपका ताल्लुक़ है, बताइए क्या माजरा है। उन्होंने कहा ठीक है। आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो बहुत ही परेशान, उलझे हुए नजर आए। रिहान की तरफ देखा और कहा, तुमने जो भी ट्रेन के अंदर देखा वो आंखों का धोखा था और किसी ने तुम्हारे साथ जान के ये हरकत की है। कोई तुम्हारे साथ जान के तुम्हें उलझाना चाह रहा था, तुम्हें पागल करना चाह रहा था। अगर आज तो मेरे पास ना आते तो ये वाकयात इस तरह के अब पै दर पै मुसलसल तुम्हारे साथ होते रहते। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे ऑफिस में इस तरह तुम्हें दिखाया जाता, इस तरह तुम्हें धोखा दिया जाता कि तुम पागल से हो जाते। और तुम्हें पता है, तुम्हारी बीवी इस वक्त शदीद ख़तरे में है। तुम्हारी बीवी बहुत ही हसीन व जमील है, लेकिन तुम यहाँ मेरे सामने बैठे हो, कोई जिन ज़्यादा तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा ही रूप धार के रिहान बन के उसके पास मौजूद है। अगर हम वहाँ पे ना पहुँचे और उसको बचाने की कोशिश ना की तो वो उसको नुकसान पहुँचा देगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तफसील से उसने रिहान को सब बता दिया जो उस बुज़ुर्ग ने अपनी रूहानियत से देखा था। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, आज नहीं कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। असूलन तो हमें इसी वक्त निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात हैं, मेरे कुछ इस तरह के वज़ाइफ हैं जिनको मैं आज रात ख़त्म कर लूँ, कल ही कल हम चल पड़ेंगे। उधर वो दीवानावार रिहान जो उस घर में मौजूद था, असल में जिन ज़्यादा था, हर वक्त महजबीन के पास मौजूद था। एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं हो रहा था। वो उसे तंग आ रही थी, लेकिन वो ऐसी अदाएं कर रहा था, ऐसे अल्फाज कह रहा था, ऐसे जुमले मोहब्बत के बोल रहा था कि वो खुश भी हो जाती थी कि कोई उससे इतना भी प्यार करता है। वो हैरान थी कि उसके शौहर ने उससे पहले इजहार नहीं किया, लेकिन उसका शौहर उससे बेइंतहा जुनून की हद तक प्यार करता था। वो हर वक्त उसके साथ मौजूद था और उसको कह रहा था, कोई पता नहीं कब मेरे ऑफिस से कॉल आ जाए, मुझे जाना पड़ जाए, अभी सिर्फ 4-5 दिन ही मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मिले हैं, तो मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ चिपका हुआ हूँ। तो बीवी और खुश होके इस बात को इस अंदाज में लेने लगी कि मुझसे कितना ये प्यार करता है मेरा शौहर। अगले दिन वो बुजुर्ग, रिहान, उसका दोस्त गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। उधर उस शैतान को पता लग गया कि वो इस मकसद के लिए इस घर की तरफ रवाना हो गए हैं। गाड़ी जो तेजी के साथ चलाते हुए अपने सफर की तरफ रवां दवां थे कि जल्दी से वो घर पहुंच सकें। वहीं पे उस कार का एक टायर इस तरह फटा कि
तेजी से जाती हुई गाड़ी का जैसे ही टायर फटा, ब्लास्ट हुआ, तो गाड़ी घूमती हुई, कलाबाजियां लगाती हुई दूर जा गिरी। कार के साथ हादसा पेश आ चुका था। वो तीनों शदीद जख्मी हो गए थे, लेकिन रिहान ऐसा था कि शदीद चोटें आने के बावजूद उसके दिमाग पे एक ही बात सवार थी कि मुझे बजाय अस्पताल जाने के घर पहुंचना है और अपनी बीवी को बचाना है। वो इस वक्त शदीद खतरे में है। वो दूसरी गाड़ियों पे लिफ्ट लेता हुआ जैसे कैसे अपने घर पहुंचा, तो शाम का टाइम था। जब वो वहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा सामने छत पे उसकी बीवी महजबीन मौजूद है और रिहान उसी तरह बिल्कुल जैसे उसके कपड़े, जैसे उसका चेहरा, जैसे उसके बाल, जैसा उसका हुलिया, सेम उसी तरह का वही सामने भी मौजूद है। महजबीन ने उसको नहीं देखा था, लेकिन उस शैतान ने रिहान को देख लिया था। वो समझ गया था कि हादसा करने के बावजूद भी ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो उसने महजबीन को कहा नीचे चलो, मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। महजबीन नीचे चली गई और उसी वक्त उस शैतान ने हाथ का यूं इशारा किया तो रिहान अपनी जमीन से ऊपर उठना शुरू हो गया। और ये मंजर उसकी माँ वहाँ पे मौजूद देख रही थी कि उसका बेटा, उसको नहीं पता था कि बेटा छत पे है या बाहर है। वो उसी वक्त कमरे से निकली थी और उसी वक्त उसने मंजर देखा, सामने दरवाजे थे, कि उसका बेटा इस तरह ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऐसे ऊपर गया है और उसके बाद जोर से ज़मीन पे आके गिरा है। ये इतनी तेज़ी से हुआ था कि एकदम से ज़मीन से ऊपर उड़ा और उठने के बाद जैसे कोई छलांग मारता है, लेकिन असल में उसने छलांग तो मारी नहीं थी। वो जानता था कि उसको किसी ने अपने जादू से ऊपर उठाया है। माँ को ऐसे नजर आया जैसे बेटे ने ऊपर छलांग मारी है और ऊंची एक जंप की है और उसके बाद जब नीचे गिरा है तो वो सर के बल गिरा है। वरना छलांग मारने वाला जब ऊपर छलांग मारता है तो पाँव के बल आके गिरता है, लेकिन इस तरह छलांग मारी उसने बेटे ने कि जब नीचे गिरा तो सर के बल गिरा और उसी लम्हे उसकी गर्दन टूट गई। रिहान की गर्दन टूट चुकी थी, वहीं पे ही वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। रिहान का दोस्त और पीर भी भागते जैसे कैसे घर तक पहुंच गए थे। मां रोती हुई बाहर आ गई थी, बेटे से लिपट गई थी, चीखो पुकार कर रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी, मां रो रही थी, लोग गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। ऐसे लगता था जैसे किसी को कोई नजर ही नहीं आ रहा या लोग बेहिस हो गए हैं। वहीं पे पीर ने कहा कि ये सब उसी का सहर है, वही कर रहा है जो इस घर में मौजूद है। तुम एक काम करो, जल्दी से अंदर जाओ और महजबीन को सारी सूरत हाल बता दो। मैं जब तक कोशिश करता हूं इस सहर को तोड़ दूं जो उसने इस घर पे पूरे पे लगाया हुआ है, जो उसने जादू किया हुआ है इस घर पे। उसने पढ़ के उसके ऊपर फूंका उस बुजुर्ग ने, और रिहान का दोस्त भागता हुआ अंदर पहुंचा तो वो सामने महजबीन मौजूद थी। उसने कहा, भाभी मैं रिहान का दोस्त हूं, बहुत जल्दी में आया हूं, मैं भी खतरे में हूं, आपकी जान को भी खतरा है। रिहान मर चुका है और इस वक्त जो आपके साथ रह रहा है वो रिहान नहीं, वो कोई जिन ज़ादा है। वो रिहान का रूप धारे हुए है। रिहान दफ्तर पहुंच चुका था, आपके पास जो आया ये रिहान नहीं है। तो वो बोली, क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, किस दौर की बातें कर रहे हो, वो रिहान ही है, मेरा शौहर ही है, उसी को मैं जानती हूँ, उसी की आवाज़ है, उसी का जिस्म है, उसी के जिस्म की खुशबू है, वही कपड़े हैं, वही कपड़ों की खुशबू है, मैं अपने शौहर को नहीं पहचानती, कैसी बात कर रहे हो। उसने कहा, भाभी मेरी बात का यकीन कीजिए, आप पछताएंगे। उसने कहा, बकवास बंद करो, मेरे घर से निकल जाओ, मुझे पता है तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर के आने की। तो वो समझ गया क्या ये भी सहर का शिकार है। ये मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करी, वो काफ़ी देर समझाने की कोशिश करा, यहां तक कि उसने धक्के मार के उसको बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वो बाहर आया तो उसने पीर को कहा कि नहीं, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, लगता है जैसे वो किसी शहर में है। तो पीर साहब बोले, रुको,
मैं कोशिश करता हूँ। तो पीर साहब ने उसी वक्त पढ़ा, जो पढ़ ही रहे थे मुसलसल, और घर की तरफ फूंक मारी। उसी लम्हे जो अंदर मौजूद थी, शहर में थी या किस पोजीशन में थी, उसको एकदम से कुछ बातें याद आनी शुरू हो गई कि वो जो कह रहा है ये शौहर नहीं है, कोई और है, रूप धारे हुए है। तो उसको एक जुमला ऐसा याद आया जिसपे उसको शक सा पड़ने लगा कि रेहान कभी अपनी मां से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। रेहान ने अपनी मां से कभी भी उस अंदाज में, उन लहजों में, उन लफ्जों के साथ बात नहीं की थी कि मेरा हाथ भी उठ जाएगा। रेहान कभी भी अपनी मां से इस अंदाज में, वो सोच भी नहीं सकती थी बात कर सकता था। वो पहला मौका था जिसपे वो हड़बड़ाई थी, डिस्टर्ब हो गई थी कि रेहान को आज हुआ क्या है। तो उस वक्त उसको शक लगा, रेहान तो वाकई ऐसा अपनी मां के साथ नहीं कर सकता, तो वो कौन है फिर, वाकई कोई और है। तो उसी लम्हे देखा उसने रेहान वही मुस्कुराहट सजाए उसके करीब आ रहा है। तो उसने कहा रुक जाओ, कौन हो तुम? उसने कहा मैं रेहान हूं महाजबीन, क्या हुआ है? उसने कहा नहीं, तुम रेहान नहीं हो, रेहान को तुमने मार दिया है। तुम रेहान का रूप धारे हुए कौन हो? वहीं पे रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना, वहीं पे रुक जाओ और मुझे बताओ तुमने मेरे रेहान को क्यों मारा है, कौन है? ओहो, इस पूरी कहानी में मैं एक जुमला, खौफनाक जो जुमला था, मैं भूल गया, माजरत ख्वाह हूँ। ओहो, मुझे भी याद आया क्योंकि हुआ एक, इसमें एक मिस्टेक जो हुई मुझसे, मैं बता दूं वरना सवाल पैदा हो जाएगा। उन्होंने भी बाद में बताया था तो मुझे भी इसलिए बाद में याद आया। रेहान की जब सुहाग रात का तीसरी चौथी रात थी, कोई ना कोई मसला आ रहा था, तो उस वक्त उसने पूछा था उससे महाजबीन के, ये तुमने गले में क्या बांध रखा है? उसने कहा तावीज़। उसने कहा क्यों? उसने कहा बुरी चीज़ों से बचने के लिए, बचपन से मेरे माँ बाप ने मेरे गले में डाला हुआ है तो मैंने ये बांधा हुआ है। तो वो हंसते हंसते, उसने अभी उसको बात मुकम्मल हुई थी कि रेहान ने हंसते हंसते उसके गले में हाथ डाल के वो तावीज़ तोड़ दिया और फेंक दिया। उसको कहा आज के दौर में भी तुम तावीज़ों और इस तरह की चीज़ों पे वो करती हो? और उसके बाद वो तावीज़ फेंक दिया उसने। और ये वो लम्हा था जब वो जिन जो करीब नहीं आ सकता था महाजबीन के करीब आ गया और उसने वो सारी चाल चलाई और इस तरह सारा कुछ किया और उसके बाद उसने उसको, रेहान को ऑफिस भेज दिया। बुजुर्ग जो पीर बाबा थे, बुजुर्ग थे, जब रेहान और उसका दोस्त उनके पास गए थे तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि उसके जो गले में तावीज़ था उसकी वजह से वो जिन उसके करीब नहीं आ सकता था। बचपन में वो तावीज़ पहन के फिर तेरी बड़ी होगी, वो करीब नहीं आया, लेकिन तुमने जब वो तावीज़ तोड़ के फेंक दिया था तो उसके बाद उसको मौका मिल गया था। अब वो चाहता था कि इस तरह का गेम खेलूं, इस तरह की प्लानिंग करूं कि तुम्हें भी घर से भेज दे और उसके बाद वो उसको हासिल कर ले। अगर तुम तावीज़ ना उतारते तो उसको कभी हासिल ना कर सकता। उस तावीज़ उतारने की वजह से उसने उसको हासिल किया है। उसके बाद में वो तावीज़ उसको मिल भी गया था, लेकिन उसका असर ज़ायल हो गया। तो उसने गले में पहनने की कोशिश भी की, लेकिन अब उस तावीज़ का असर ख़त्म हो चुका था। वो जिन ज़्यादा उसके करीब आ गया था। तो जब किचन में, ये मैं बात मिस कर गया था तावीज़ वाली, उन्होंने भी बाद में मुझे बताई थी, माजरत ख़्वाह हूं। तो इस वजह से उसने, उस जिन ने प्लानिंग करके उसको दूर भेज दिया और उसके बाद रेहान का रूप धार के उसके साथ भी आया और जिस्मानी ताल्लुक भी बनाया उसके साथ, फिजिकली ताल्लुक भी बनाया। मियाँ बीवी वाला रिश्ता इसलिए बना सका था कि उसके गले में तावीज़ नहीं था। अगर वो तावीज़ होता तो वो शायद रिश्ता ना बना सकता, जो रेहान ने तोड़ के डाल दिया था। जब वो किचन में खड़ी थी और उससे कह रही थी आगे मत बढ़ो, मुझे पता है तुम रेहान नहीं हो, तुम कोई और हो, तुमने मेरे रेहान को मार दिया है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्योंकि रेहान के दोस्त ने आके उसको बता दिया था, जिस बात पे उसको लगा था, जिस बात पे उसको यकीन भी बाद में आ गया था कि हाँ वो वाली बात उसको कैसे पता है। उसने कहा था भाभी आपके गले में जो तावीज़ था वो रेहान ने उतार के फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये जिन रूप धार के आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बना रहा है, आपके साथ रेहान बन के रह भी रहा है। अगर आपके गले में वो तावीज़ होता, रेहान उठा के ना फेंकता उस तावीज़ को, तो कभी आपके करीब भी ना आ सकता। इस बात पे उसने उसको धक्के दे के निकाल तो दिया था, लेकिन इस बात पे वो अलर्ट हो गई थी कि हाँ ये वाली बात उसको कैसे पता लगी। अगर ये रेहान का दोस्त नहीं है या झूठ बोल रहा है तो तावीज़ वाली बात इसको कैसे पता लगी। इसी बात पर उसने कहा रुक जाओ, कौन हो तुम? तुमने मेरे रेहान को मार दिया है और तुमने इस तावीज़ को जब रेहान ने मेरे गले से उतार के फेंका था तो तुम्हें मौका मिल गया था मेरे करीब आने का, वरना रेहान तो अपनी माँ से कभी बदतमीज़ी कर ही नहीं सकता, वो कभी सोच भी नहीं सकता। वो तुम ही हो जिसने रेहान की माँ से भी बदतमीज़ी की है।
और इस तावीज़ को तोड़ के जब फेंका गया तो तुम मेरे करीब आ गए। तो उसी लम्हे वो जिनज़ादा बोला, मुझे बोलने का मौका दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात सुनो, हाँ ये बात सच है, मेरी बात सुनो। उसने कहा आगे मत बढ़ना, रुक जाओ वहीं पे। उसने कहा अच्छा मैं रुक जाता हूँ, मेरी बात सुनो महाजबीन, मेरी बात सुनो, हाँ मैं तुम्हारा रिहान नहीं हूँ लेकिन मेरी बात सुनो। उसी लम्हे वो किचन में जो मौजूद थी वहीं पे पड़े हुए जो मट्टी का तेल था, मट्टी का तेल उठा के उसने सर के ऊपर डाला, पूरे कपड़े उसका जिस्म मट्टी के तेल से भीग गया और उसने माचिस उठा ली। उसने कहा नहीं, तुमने अगर मेरे महजबीन को, तुमने मेरे रिहान को मार दिया है तो मुझे भी हासिल नहीं कर सकते। मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार था है और तुमने मेरे शौहर को ही मार दिया। मैं तो इस बात पे खुश थी कि मेरा शौहर मेरे पास है जबकि तुम मेरे पास थे। तुम्हें मैं बोलने का मौका दूं, तुम्हें जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। साथ ही उसने तीली जलाई। जैसे ही तीली जलाई तो सामने खड़े हुए उस जिनजादे ने फूंक मार के तीली बुझा दी और कहा रुको रुको रुको, अपने आप को मत जलाओ, मुझे पता है जितना तुम गुस्से में आ चुकी हो तुम अपने आप को जला दोगी। महाजबीन ये सच है, मैं बचपन से तुम पे आशिक हूँ। महाजबीन ये सच है, उस तावीज़ की वजह से हमेशा मैं तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद रहा, मैं तुम्हारे कभी करीब नहीं आ सका। जब तुम छोटी थी, मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ खेलती थी, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होता था। मैंने ही तुम्हारे कज़न को धक्का भी दिया था जिसकी वजह से मशहूर हो गया था। मैं अपना आप कभी शो ना करवाता लेकिन उसने तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से उठाया था और मुझे गुस्सा आ गया था। तुम्हें कोई हाथ भी लगाता तो मुझे गुस्सा आता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तावीज़ की वजह से हुआ ऐसे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सका लेकिन मैं इर्द गिर्द मौजूद रहा। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि तुम्हें कोई और हाथ लगाए। मैं मौके की तलाश में था और मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था और सच्चा है। लेकिन अगर तुम अपने आप को इस तरह जला दोगी तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। मैं तुमसे आज वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर कि कभी भी दोबारा तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर था लेकिन मैं अपने प्यार को इस तरह जलता हुआ नहीं देख सकता। ये कहना था कि उसी वक्त वो मुड़ा और वहाँ से चला गया। वो काफ़ी देर उसी तरह किचन में खड़ी रही कि शायद वापस आएगा आएगा आएगा। जब वो नहीं आया तो वहीं पे गिरी ज़मीन पे और धाड़े मार के रोना शुरू हो गई। बाहर शहर टूट चुका था, वो जा चुका था, लोग इकट्ठे हो गए। माँ चीख रही थी, उसका बेटा गर्दन टूटने की वजह से मर चुका था, घर बर्बाद हो चुका था। रिहान इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। माँ ने ही देखा था किस तरह बेटा ऊपर उठा था और गर्दन के बल गिरा था, उसकी गर्दन टूट गई थी। वो बहुत रोई और उसके बाद ऐसी चुप हुई कि जब रिहान को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया, उसको दफना दिया गया तो उसका सब कुछ उचड़ चुका था। वो जिनज़ादा तो चला गया था लेकिन वादा जो उसने किया था, वचन जो उसने दिया था, उसने अहद किया था कि मैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, वो वाकई उसकी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद किसी ने भी महजबीन को हंसते हुए, किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उसको ऐसी चुप लगी थी कि बस दिल करता तो कुछ खा लेती, दिल करता तो रो लेती, वरना बस चुप ही रहती। जितना अरसा भी वो जिंदा रही, एक बुत सी बन के रही जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं थे, बस जिंदा थी। ज़बरदस्ती कोई ना कोई खाना उसके मुंह में ठौंस देता तो कुछ लुक में खा लेती, वरना जिंदा होके भी वो मर गई थी। कुछ अरसा वो जिंदा रही और उसके बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। अभी एक जिनज़ादा जो एक इंसान पे आशिक हो गया था, उसको छोड़ के तो चला गया, लेकिन उस वक्त छोड़ के गया कि जब तबाही आ चुकी थी, शौहर को वो मार चुका था और उसके जाने से वो भी सिर्फ दुनिया के सामने जिंदा थी, अंदर से मर चुकी थी। फिर किसी को जिनज़ादे के बारे में कुछ भी पता ना लग सका। जिस वक्त वो जिनज़ादा गया था उसके बाद जब वो रोई थी, धाड़े मारी थी और बाहर शहर भी टूट गया था, सब घर वाले भी अंदर आ गए, तो वो चीख चीख के बताती रही सबको कि ये कुछ कह के गया है, वो ये मेरे सामने कह रहा था, वो ये बता के गया है। वो गुस्से में चीख चिल्ला रही थी और उस बुजुर्ग ने भी वो सारी बातें अपनी रूहानियत से जान ली थी कि अंदर क्या हुआ था। वो आए तो थे बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे
कि वो बचा नहीं पाएंगे और रेहान इस दुनिया से चला जाएगा। रेहान नहीं गया था, छोड़ के तो वो जिन भी गया था, लेकिन वो भी महजबीन को जिंदों में मुर्दा छोड़ के गया था। ये थी एक सच्ची कहानी जो मुझे भेजी गई, जो मैंने आपको सुना दी। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। जब कहानी आप लोग मुझे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें तो उसके बाद इंतजार किया करें। मैं कहानी को जैसे ही मैं मैसेज खोलता हूँ, देखता हूँ एक जगह पर लिखा हुआ स्टोरी, STORY, ऊपर करके इस तरह देख रहा हूँ लिखा है स्टोरी। उस स्टोरी वाले मैसेज को मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, हॉरर स्टोरी आगे नंबर दे देता हूँ, स्टोरी का नंबर ये है। फिर जैसे ही आज एक स्टोरी सुनाई है, मिसाल के तौर पे 105 सुनाई है, तो कल 106 सुनाऊंगा। आप लोग जब भी अपनी स्टोरी भेजें लिख के या वॉइस मैसेज, तो उसके बाद याद रहे आपको, आपकी स्टोरी प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें स्टोरी, तो आखिरी लफ्ज एंड पे आखिरी लाइन आप STORY स्टोरी लाजमी लिखा करें। बहुत से मैसेज आए हुए होते हैं, तो मैं स्टोरी वाला मैसेज पहले सेव कर लेता हूँ, इसलिए कहता हूँ स्टोरी लाजमी लिखा करें। ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। उम्मीद है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक और स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।